हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवा दी है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक शब्द यहाँ पे आया है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पहले हम उनके बारे में जान लें। ऐसे गुणनखंड या ऐसी संख्याएं जिनको हम अभाज्य कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कट जाए और एक से कट जाए, इसके अलावा किसी से ना कटें। तो जब हम अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे तो आपका पहला अभाज्य संख्या होती है, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। इस तरीके से आपकी जो संख्याएं होती हैं वो सब होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम यहाँ पर लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 इस तरीके से काटना आपने पहले की क्लासेस में सीखा होगा। हम लोग यहाँ पर काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है। तो जनरली हम 2 से ही पहले काटते हैं, और 2 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। वो क्या होता है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाती है। तो 2 से काटेंगे। 2 सते 14, 0 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 35 बार में। अब ये देखिए लास्ट में 5 आया है, तो जिस भी संख्या के लास्ट में 5 होगा वो 5 से ही कटती है। 5 सते 35, 7 है तो 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो इस तरीके से आपके 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। आप ऐसे भी लिख दें तब भी आपका आंसर सही होगा, या इसको अगर आप पावर में बना के लिखना चाहें, जैसे 2 बार आया, इसका मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड है 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 लिख लेंगे। अब अभी मैंने बताया था जब सम संख्या हो तो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। तो 2 से काटेंगे। 2 यहाँ 15 है तो 2 सते 14, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 त्याई 6, 2 9 18। अब देखिए 39 है, ये सम संख्या नहीं है, इसलिए अब हम अगली संख्या कौन सी अभाज्य संख्या लेंगे, 3 लेंगे। देखो 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंकों को जोड़ लें। अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा हो तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़े 9 3 12, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तरक्की 9। और 13 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ खुद से ही कटती है। तो 156 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ भी इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। या इसको 2 की पावर 2, 3 गुणे 13, दोनों आंसर सही है। अब इन तीनों में से चाहे जो आंसर लिख दें, तीनों सही माने जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3825। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करेंगे। लास्ट में देखिए 5 है तो 5 से ही कटेगा ये। 5 से काटेंगे इसको तो 38 है, 5 सत्ते 35, आपको बचा 3, हो गया 32, 5 का 30, 2 5 बचे 25, फिर 5 से कट जाएगा ये। 5 एकम 5, 2 बचा 26, 5 बचे 25, 1 बचा 5 नहीं 15। अब देखिए लास्ट में 3 है और इन अंकों का योग 5 3 8 1 9, 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से कटेगा ये। 3 बचे 15, 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट जाएगा।
3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17। तो इस तरीके से 3825 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे। पहले छोटे संख्या लिख लेते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिखना चाहो तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्योंकि 5 दो बार आया है, और गुणे 17। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 5005 इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगी, लास्ट में 5 है तो किस नंबर से कटेगी, ये कटेगी 5 से। 5 पंजा 5 मतलब 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5। अब हम इसको किस संख्या से काट सकते हैं, तो देखिए अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो 7 से काटेंगे। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, 7 त्रिक 21। अब ये संख्या आपकी अगली जो अभाज्य संख्या है उससे काट लो, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 11 3 33, और ये सीधे 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो इसका मतलब 5005 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 7449। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 7429। तो 7429 को जब हम काटेंगे तो ये आपका देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 5 से, 7 से, 11 13 किसी से नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा 17 से। 17 से काटेंगे तो 17 चौको 68, और आपको यहाँ पे बचेगा 6 62। तो ये हो जाएगा 17 तियाँ 51, और फिर आ जाएगा आपका 17 सत्ते 19। फिर ये आपका कटेगा 19 से। 19 से जब आप काटेंगे तो आप भाग करके देख लीजिएगा। 19 दूना 38, आपका कितना बचा, 5 57, तो 19 दिया 57, और 23 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये सीधे 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। तो 7429 इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणे 29 गुणे 23। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। तो ठीक है, याद कर लेते हैं। HCF और LCM तो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा ही होगा। अब हम सीधे ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों को निकाल लें। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 26 को हम काटेंगे तो ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ये 13 से ही डायरेक्ट कटेगा, 13 एकम 13। और आपका इधर कितना है 91, 91 को काट लो तो ये आपका कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ से आपका जाएगा 7 त्रिक 21। इसका मतलब ये 13 है तो 13 से ही डायरेक्ट कटेगा। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणे 13। अगर आप लिखना चाहें 1 लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 91 के हो जाएंगे, 21 नहीं है यहाँ पे, 26 है। 91 के हो जाएंगे 7 गुणे 13।
अब HCF की जब हम बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। HCF क्या होता है? HCF शॉर्टकट में हम अगर कहें तो HCF निकालने का सबसे आसान तरीका है कि अभाज्य गुणनखंडों में जो नंबर दोनों में उपलब्ध हो, जैसे 26 में देखिए 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो जो नंबर कॉमन होता है वही HCF हो जाता है। तो क्या कॉमन है? 13 है, तो 13 तुम्हारा हो गया HCF। अब हम जब LCM की बात करेंगे तो LCM क्या होता है? LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको आप एक बार लिखिए, और जो बच रहा है, क्या क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, उसको भी लिख लीजिए और इनको गुणा कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा HCF। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 14, 13 और 14 का गुणा जब आप करेंगे तो 14 तियाँ 42, 4 बच गया, 14 एकम 14 4 18, ये आ गया 182। ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रखा है यहाँ पर कि जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM। तो जांच के लिए ये आपका एक फार्मूला भी होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे सारे मान रख दिए, अगर दोनों तरफ के मान बराबर आ गए तो इसका मतलब हम लोगों ने कोई गलती नहीं की, हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, सॉल्व हुआ है। तो पहली संख्या है 26, दूसरी है 91, HCF था 13 और LCM आया है 182। इनको गुणा करने, तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करना तो आपको आता होगा। तो 26 और 91 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366। ये मैंने पहले से गुणा कर रखा है। और जब आप 13 और 182 का गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 2366। इसका मतलब देखिए दोनों साइड इक्वल हैं। तो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, या हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 510 और 92। तो इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सेकंड है आपका 510 और 92। तो हम क्या करते हैं, कहीं आप रफ में भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि साइड में हम 510 और 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये देखिए 0 है, तो अगर आप 5 से काटें तो थोड़ा छोटा सा जल्दी से कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, एक छोटा है तो 0 लगा के 5 दूनी 10। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12। अब ये आपका कटेगा 2 से, 17 दूना 34 और 17 एकम 17। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इनको हम क्रम से ही लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरीके से 92 के निकाल लेते हैं। 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 छाक 12, फिर 2 से काट लेंगे, 2 चौको 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 है तो 23 से ही कटेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 92 के आपके आ गए 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF निकालेंगे, तो HCF क्या होता है? HCF मैंने अभी बताया था, जो दोनों में कॉमन हो। तो क्या कॉमन है? देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 2 ही कॉमन है, तो इसका मतलब HCF हो जाएगा 2। LCM की जब बात करेंगे तो LCM क्या होता है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए, बाकी क्या बचा? 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ नीचे बच रहा है 2 गुणे 23। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 17 बचे 85, और 23 दूना होता है 46। इनको जब आप आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे। जांच में पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर HCF गुणे LCM। तो पहला नंबर है आपका 510, दूसरा नंबर है आपका 92। HCF 2 निकाले हैं अभी हम लोग,
और एलसीएम आया है 23,460। अब इनको जब हम गुणा करेंगे तो 510 और 92 को जब गुणा करते हैं तो ये आता है 46,920। और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये भी यही आएगा 46,920। तो देखिए दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। तो 336 और 54 का निकालना है इस बार। तो हम क्या करेंगे, पहले 336 के अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 336 को जब हम काटना शुरू करेंगे तो सम संख्या है 2 से काटिए। 2 एक कम 2, 1 जाएगा 13, 2 छक 12, 1 गया 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 3 से कटेगा 3 सत 21, 7 से काटेंगे तो सीधे एक बार में कटेगा। तो आपके 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 336 के हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। 54 के अलग निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर ये कटेगा 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिकी 9, 3 से 3 एक कम 3। तो 54 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा? या पावर में अगर चेंज करना चाहें तो पावर में भी चेंज कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने का मतलब हो गया जो न्यूनतम घात होगी। तो फिर अपना पहला कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो कॉमन होगा वो ज़्यादा आसान रहेगा। 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2, और 3 यहाँ है तो 3 यहाँ है, तो क्या क्या कॉमन है? जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब 2 कॉमन है तो एक बार, 3 कॉमन है तो एक बार, तो ये हो जाएगा 6। अब हम एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम में मैंने अभी बताया है जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए। बचा क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 ऊपर बच रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, नीचे आपका बच रहा है 3 गुणे 3। तो ये हो गया 3 दूनी 6 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 7 गुणे 9, 8 छंग 48 और 9 सते 63। इन सबको जब हम गुणा करेंगे आपस में तो आपका आंसर आएगा 24, मतलब आंसर हो जाएगा 3024। ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी भी जांच करेंगे। तो जांच मैंने क्या बताया है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या है 336, दूसरी है 54, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। इनको गुणा करेंगे, आप गुणा कर लीजिएगा, हमने गुणा कर रखा है पहले से, तो ये आएगा 18,144। इधर जब गुणा करेंगे तो 18,144, 6 चौक 24, 6 दूनी 18, 18 सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 और 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 14, 6 जीरो में 0, 1 जुड़ेगा 1, 6 3 18। ठीक, सही है ये। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनके अभाज्य गुणनखंड डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। जैसे हम 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 दूनी 4 तेई 12। 15 के अगर करेंगे तो 3 5 15 होता है, मतलब 3 गुणे 5, और
21 की जब बात करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, मतलब 3 गुणे 7, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ मैंने अभी क्या बताया, जो सब में कॉमन हो। क्या कॉमन है, 3 है, 3 है, 3 है। इसका मतलब आपका 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3, एचसीएफ हो गया। एलसीएम की जब बात करते हैं तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। क्या बचा, ऊपर 12 में बचा 2 गुणे 2, 15 में 5 बच रहा है और 21 में 7 बच रहा है। इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 गुणे 7, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42 गुणे 10 होता है 420। आपका ये पहला आंसर हो गया 3 एचसीएफ, दूसरा आंसर हो गया 420 एलसीएम। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो 17 है, 23 है और 29 है, ये तीन की तीनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 17 गुणे 1 आएगा। 23 का करेंगे तो ये आएगा 23 गुणे 1, और 29 का जब करेंगे तो 29 गुणे 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस चीज़ को अगर आप नोट भी करना चाहें तो कहीं नोट भी कर सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और अगर आप यहाँ क्वेश्चन से देखें, फैक्टर जो हमने किए हैं इसके गुणनखंड किए हैं तो 1 1 हर जगह मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम की जब बात करेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए। बाकी क्या बचा, 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा। तो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 11,339। तो पहला आंसर 1 हो गया, दूसरा आंसर 11,339 हो गया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 8, 9 और 25। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तो इसका पहले फैक्टर कर लेते हैं। 8 ईजिली फैक्टर हो जाएगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिकी 9, और जब हम 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम एक फैक्टर में एक हमेशा गुणे में होता है, ये आप याद रखिए। कोई भी संख्या हो उसके गुणे में और बटे में हमेशा एक रहता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन है संख्याओं में, इधर आपका 2, 3, 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 1। जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम, और जब भी कुछ कॉमन ना हो, जब भी ये याद रखिए, जब भी एक एचसीएफ आए तो जो संख्याएं आपको दे रखी हैं आप उन्हीं को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाता है। या फिर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बन गया, 3 त्रिकी 9 बन गया, 5 बचे 25 बन गया। इनको जब आप गुणा करेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 25 अट्ठे 200 गुणे 9, दोनों 1800। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कहीं भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, हम उसको सुधारने का और ज़्यादा प्रयास करेंगे। या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, उसको और इजली मेथड से हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, एचसीएफ 306, 657 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि 306 पहली संख्या है, दूसरी है 657, और इनका जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। हमको इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले हम उनको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लें। जैसे हमारी पहली संख्या है 306। इसी तरीके से दूसरी संख्या है 657, और एचसीएफ दे रखा है 9। एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो
अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था आपका जिसमें जांच करनी थी, तो जो वहाँ पे उन्होंने फार्मूला बताया था वही फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अच्छा, हमको LCM फाइंड करना है, तो देखिए चलिए इससे पहले वैल्यू रख लेते हैं। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी है 657 और HCF है 9, LCM फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप बराबर के इधर रोक लीजिए, जो फाइंड करना होता है उसको हम बराबर के इधर रोक लेते हैं। बचा क्या 9, और 9 किस में है मल्टीप्लाई गुणे में है, और बराबर के इधर जब भी हम इसको भेजेंगे तो गुणे वाली चीज़ हमेशा बटे में जाती है। मतलब 306 गुणे 657 तो इधर लिखा हुआ ही है, 9 कहाँ आएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, और 9 से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, काट लीजिए 9 से। 9 त्रिक 27 बचा 3, 9 चौक 36। इसका मतलब आपका LCM इक्वल टू 34 गुणे 657। 34 गुणे 657 जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साइड में, तो ये हो जाएगा 22,338 LCM। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जब हम इसके फैक्टर करें और उसको जब सॉल्व करें तो लास्ट में 0 आना चाहिए। लेकिन अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई कोई संख्या प्राकृत संख्या n है, n के लिए मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर हम कोई प्राकृत संख्या रखें तो वो 0 आनी चाहिए। तो इसको हमें सिद्ध करना है, जांच करना है कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये मान लीजिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका दे रखा है हल, दे रखा है 6 की पावर n। तो हम क्या करते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, और पावर में n लगा लेते हैं। इसमें एक लाइन आप याद रखिएगा, जब कोई प्राकृत संख्या 0 या 0 पर समाप्त होती है, ये उसकी कंडीशन होती है, पर समाप्त होती है, तो उस संख्या का या तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में कह लेंगे। अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5, मतलब जब हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसमें 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। या उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, थोड़ा लाइन नहीं बन रही है, जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 अवश्य आना चाहिए। और 2 गुणे 5 के अलावा अगर कुछ आता है तो फिर वो संख्या आपकी 0 पर समाप्त नहीं होती है। इसी को हम कह सकते हैं कि उस संख्या का जो भी होगा उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या 2 गुणे 5 आया है? 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः
6 की पावर n 0 या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसको थोड़ा और देख लेते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन में 6 की जगह कुछ और दे दे, जैसे मान लीजिए 12 की पावर n दे दे, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 12 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3, 12 की पावर n। तो क्या इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आया है? 2 तो आया लेकिन 5 नहीं आया, तो इसका मतलब ये भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक और कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 10 की पावर n, तो इसको देखिए 10 की पावर n मतलब अब 10 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 5 पावर n। तो देखिए ये आया 2 गुणे 5 के रूप का है, तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्याख्या कीजिए कि क्या कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये जो है ये 5 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है? ये हमको सिद्ध करना है या प्रूफ करना है कि क्यों है ये। तो इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं हम कब कह सकते हैं। जब हम भाज्य की बात करेंगे, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद से कट जाएं, 1 से कट जाएं और इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाएं, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। या एक और हम कह सकते हैं, जैसे हम पहले उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 ले लिया, तो 4 को अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें या ये कटेगा किससे किससे, तो देखिए पहले तो ये 1 से कट जाएगा, 1 चौको 4, दूसरी चीज़ ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और तीसरी ये खुद से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। अभाज्य की जब हम बात करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या में ये कंडीशन होती है कि वो खुद से कटे, 1 से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 5 की बात कर लें, तो 5 किससे किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 1 पंचे 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, और ये किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड हों, 2 अन्य गुणनखंड हों, वो संख्या क्या होती है? वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे इस चीज़ को और क्लियर करना चाहें तो हम मान लीजिए ले लेते हैं 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। तो देखिए 1 को छोड़कर इसके 1 2 3 अन्य गुणनखंड भी हैं, या ऐसे ना लिखना चाहें तो ये 8 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कट जाएगा, तो 1 को छोड़कर ये देखिए 3 अन्य निकल आए इसके। अभाज्य की जब हम बात करते हैं तो सेम कंडीशन हो जाएगी कि ऐसी संख्या है जिनके 1 को छोड़कर, तो वहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 1 को छोड़कर नहीं, वहाँ हम कहेंगे कि 1 को छोड़कर सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, 2 अन्य गुणनखंड की जगह पे क्या कर देंगे? सिर्फ एक ही गुणनखंड हो। जैसे कोई अभाज्य संख्या 11 ले लेते हैं इस बार। 11 की जब बात करेंगे तो 11 किससे कटेगा? 11 1 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है, तो अभाज्य 1 से कट रही है, स्वयं से कट रही है और अन्य गुणनखंडों से भी कट रही है, तो भाज्य संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं एक साथ, तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले वाले को मान लेते हैं कि माना ए बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो 13 हो जाएगा कॉमन। 13 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 7 गुणे 11, ये 13 बाहर आ गया, प्लस यहाँ से 13 बाहर गया तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 13, अंदर बचेगा 11 सत्ते 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा 13 गुणे 78। अब देखिए 13 हो गया गुणे 78 हो गया, और एक मैंने अभी बताया भी था अब इससे पहले कि एक हमेशा गुणे में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है कि इस संख्या के, अगर हम देखें तो इस संख्या के एक को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड भी हैं, इसलिए क्या कैसी संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। ये हम लिख सकते हैं चूँकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक का मतलब 1 2 3 है, तो 2 से अधिक ही हो गए, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। सेकंड वाला लेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें भी मान लेते हैं कि माना ये पहली संख्या हमने ए मान ली थी, तो दूसरी बी मान लेते हैं। बी इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, कॉमन हो जाएगा, क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 7 छंग 42, 4 तेईं 12 और 2 एकम 2 प्लस 5 नहीं 5 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये तुम्हारा बचेगा 42 गुणे 24 प्लस 1, 42 गुणे 24 प्लस 1। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको 42 और 24 को गुणा करेंगे तो 24 दूना 42, 24 दूना 48, 48 के 8 4 हासिल, 24 चौको 96 4 100 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 और गुणे में 1, क्योंकि 1 हमेशा गुणे में रहता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो लिखेंगे चूँकि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन देखने में बड़ा है सिर्फ, बाकी है कुछ नहीं इसमें भाई। इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं कि एक मान लीजिए वृत्ताकार इस तरीके से एक मैदान है कोई, और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है, ये पथ हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया, जैसे रेसिंग वाला आपका होता है जहाँ पे दौड़ की जाती है, तो सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट, और यहीं से रवि भी चलना प्रारंभ करता है, उसको लगता है 12 मिनट, और सोनिया एक चक्कर लगा रही है ऐसे, और ऐसे ही रवि भी एक चक्कर लगा रहा है। तो कह रहे कितने समय बाद, भाई चल तो एक ही समय पे रहे हैं, कोई एक फिक्स समय है, उसी समय से स्टार्टिंग की इन्होंने, तो कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो इसमें क्या निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है, चाहे जहाँ ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको,
सिर्फ एलसीएम निकालेंगे। तो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं कि सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है 18 मिनट, और इसी तरीके से रवि द्वारा लिया गया समय कितना है 12 मिनट। तो पूछ ये रहा है क्वेश्चन में कि वो दोनों कब एक साथ मिलेंगे। तो उन दोनों के मिलने का समय बराबर उन दोनों के एक साथ मिलने का समय बराबर क्या हो जाएगा 18,12 का एलसीएम, 18,12 का एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 18 है, 18 के भाज्य गुणनखंड आप कर सकते हो, छोटी सी संख्या है, ये किसके बारे में आती है 3 छंग 18 होता है। इसका मतलब आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18। 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम, एलसीएम के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो क्या कॉमन है, देखिए 3 कॉमन है दोनों में है, यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 गुणे 3 ये हो गया, बचा क्या 3 बचा और 2 बचा, इनको आपस में गुणा कर लें, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 7 36 मिनट, यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि मैंने आज आप लोगों को जो NCERT क्लास 10th की बुक है मैथ की उसके जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं एक्सरसाइज 1.2, अगर 1.1 भी मैंने सॉल्व करा रखा है, पिछले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज की एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आई है जो मैंने पढ़ाया हुआ है, अब आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहें। और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि और इजी मेथड में और इजी तरीके से आगे की एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व कराएं। थैंक यू।